हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम न्यूरोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। ओके, और इसमें हम क्वेश्चंस देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम जो है सिनेरियो बेस्ड बहुत ज़्यादा है। इधर से हमें पता चलेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे किया जाता है एंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है एग्जाम में। हम क्या करते हैं, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर हमारा सही है तो अच्छी बात है, गलत है तो उसको लर्न कर लेंगे। ओके, बट ये तरीका सही नहीं है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि बाकी ऑप्शंस आंसर क्यों नहीं हैं, एंड हम देखेंगे कि एलिमिनेशन टेक्निक को कैसे इम्प्लीमेंट करना है एग्जाम में। ओके, so let's start the video. First question is, a client recovering from a head injury is participating in care. ठीक है, head injury का patient है। उसके बाद में the nurse determines that the client understands measures to prevent elevations in ICP if the nurse observes the client doing which activity. Okay, हेल्थ इंजरी का पेशेंट है हमारे पास और अब वो जो है रिकवरी फेज में है। तो पेशेंट के किस प्रिवेंटिव मेजर से लगेगा या किस एक्टिविटी से लगेगा कि वो जो है आईसीपी को रेज नहीं होने दे रहा है। ओके, मतलब कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी सही है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, अगर कोई हेड इंजरी का पेशेंट है उसमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है। जब पेशेंट जो है वल्सल्वा परफॉर्म करता है तब उसका आईसीपी इंक्रीज होता है। ओके, सो वल्सल्वा मैन्यूवर। अब ये क्या होता है, वल्सल्वा मैन्यूवर क्या होता है, जब हमारा एयरवे क्लोज है, हमारा नोज क्लोज है, हमारा माउथ क्लोज है और हम फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे। हम जो है सांस बाहर छोड़ रहे हैं, नाक और मुंह को बंद करके फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं वल्सल्वा। ओके, इससे क्या होता है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर हमारा बढ़ जाता है। ओके, चेस्ट में प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट में वीनस रिटर्न कम हो जाएगा। समझ रहे हो, हार्ट में वीनस रिटर्न जो बाकी बॉडी से ब्लड आ रहा था वापस हार्ट के अंदर, वो कम हो जाएगा क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अब हार्ट के पास अगर ब्लड कम आ रहा है तो कहाँ पे है ये बाकी ब्लड, ये चला गया है हेड में, और इससे जो है आईसीपी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब वल्सल्वा में क्या क्या आता है, वल्सल्वा में आता है अगर हम जो है अपना ब्रेथ होल्ड करते हैं वाइल लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स। बहुत हैवी आप कुछ सामान उठा रहे हो और एक्सेल नहीं कर रहे हो, होल्ड किया हुआ है, ब्रेथ को होल्ड किया हुआ है, उसको वल्सल्वा बोलते हैं। या डेफिकेशन के टाइम पे स्ट्रेनिंग भी वल्सल्वा होती है। थर्ड चीज क्या होती है, लेबर रूम में अगर कोई लेडी है वो बियरिंग डाउन एफर्ट है, उसका पुश डाउन कर रही है, वो भी वल्सल्वा ही होता है। ओके, अगर हम अपने नोज को बहुत हार्डली ब्लो कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वल्सल्वा। अगर हम बहुत जोर से खांसी कर रहे हैं, कफिंग विग्रसली, वो भी वल्सल्वा है। ओके, फाइन। तो वल्सल्वा क्या करता है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर को बढ़ा देगा, हार्ट में जो है ब्लड कम आएगा और आईसीपी इंक्रीज हो जाएगा। फाइन। अब हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। फर्स्ट ऑप्शन, अगर वो नोज ब्लो कर रहा है, रॉन्ग, नहीं करना है उसे नोज ब्लो। सेकेंड इज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, सुनो। हमारे पास दो टाइप की एक्सरसाइजेस होती हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक। आइसोमेट्रिक होती है जिसमें हम कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे हैं, खड़े खड़े कर रहे हैं। अगर हम डंबल लिफ्टिंग कर रहे हैं, ओके, कोई घर पे हम हैवी ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं, दैट कम्स अंडर आइसोमेट्रिक। बट अगर हम कोई मूवमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे चल के जा रहे हैं, उसे बोलेंगे आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। ठीक है, सो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस मतलब कुछ भारी कुछ उठा रहा है पेशेंट, नहीं, रॉन्ग, इससे जो है वल्सल्वा माना जाएगा। थर्ड इज कफिंग विग्रसली, नो,
कफ नहीं करना है, इससे भी आईसीपी इंक्रीज होगा। फोर्थ इज एक्सेलिंग ड्यूरिंग रीपोजिशनिंग। जब पेशेंट टर्न करता है उस टाइम पे एक्सेल करता है, ओके, वो अपनी ब्रेथ को होल्ड नहीं कर रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। तो अगर पेशेंट टर्निंग के टाइम पे एक्सेल कर रहा है, दैट्स अ गुड थिंग, और ये आंसर है, एक्सेलिंग ड्यूरिंग रीपोजिशनिंग। ओके, इधर हमें एक चीज और पता होनी चाहिए कि हमारा नॉर्मल आईसीपी कितना होता है। नॉर्मल आईसीपी होता है 5 to 15 mmHg। ओके, तो इस तरह से हम क्या कोशिश करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी आप ये क्वेश्चन पढ़ते, ठीक है, आपने सारे ऑप्शंस पढ़े और आपको लगा फोर्थ इज राइट, आप टिक कर दोगे, ठीक है, बट यू शुड बी नोइंग कि फर्स्ट क्यों गलत है, सेकंड क्यों गलत है एंड थर्ड क्यों गलत है, ये रीजन भी आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए क्लाइंट हैज क्लियर फ्लूइड लीकिंग फ्रॉम द नोज फॉलोइंग अ बेसिलर स्कल फ्रैक्चर, which finding would alert the nurse that CSF is present? ओके, एक क्लाइंट है जिसका बेसिलर स्कल फ्रैक्चर है, मतलब कि उसके स्कल के बेस में फ्रैक्चर है, ठीक है, उसकी वजह से जो है क्लियर फ्लूइड जो है नोज से लीक हुए जा रहा है कॉन्टिन्यूसली, जिसे बोलते हैं राइनोरिया। ओके, अब कैसे पता चलेगा कि ये CSF है या नॉर्मल फ्लूइड है? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिलर स्कल फ्रैक्चर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली जो बेस है, स्कल का बेस है, उसी के पास में मेनिंजेस हैं, ब्रेन है, क्रेनियल नर्व्स हैं, ठीक है, तो उधर का फ्रैक्चर अगर है तो ये जो है बहुत प्रॉब्लम कोज कर सकता है ब्रेन के लिए। कैसे? क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मेनिंजाइटिस बहुत ज़्यादा देखा जाता है उन पेशेंट्स में जिसमें बेसिलर स्कल फ्रैक्चर होता है। और इसका साइलेंट सिम्टम्स क्या रहते हैं मोस्टली पेशेंट्स में? राइनोरिया, CSF लीकिंग फ्रॉम नोज, ओटोरिया, CSF लीकिंग फ्रॉम ईयर। ओके, तो ये तो हो गया बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। अब हमें पता होना चाहिए CSF क्या है, सीन क्या है CSF का, क्या होता है? तो CSF इज अ फ्लूइड विच इज फॉर्म्ड इन कोरोइड प्लेक्सस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल्स, ठीक है। जो हमारा CSF होता है पूरे ब्रेन को सराउंड करता है एंड स्पाइनल कॉर्ड को। ओके, नाउ CSF के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका हमें पता होना चाहिए क्या क्या है। pH कितना होता है? अराउंड 7.3, थोड़ा सा एल्कलाइन रहता है ये। उसके बाद में कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता इसका। ग्लूकोज इसमें होता है, ग्लूकोज कितना होता है? 45 से 80 mg/dl। प्रोटीन इसमें होता है 15 से 45। प्रेशर इसका क्या रहेगा? 10 to 20 mm H2O, 10 to 20 सेंटीमीटर H2O। ये हो गया हमारा CSF के बारे में। अब जब भी हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो ग्लूकोज कम हो जाता है। जैसे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस अगर होगा तो ग्लूकोज कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि जो बैक्टीरिया आया है हमारी बॉडी में वो भी तो फीड कर रहा है, वो भी तो ग्लूकोज चाहिए होगा उसको भी तो इसीलिए जो है इन्फेक्शन के केसेस में ग्लूकोज कम हो जाएगा। ओके, एक चीज। सेकेंड थिंग इज, जब भी कोई इन्फेक्शन होगा या इन्फ्लेमेशन होगा उस केसेस में प्रोटीन बढ़ जाएगा। फाइन, अब हम करेंगे क्वेश्चन। कैसे पता चलेगा नर्स को कि जो लीकिंग फ्लूइड है वो CSF है? फर्स्ट इज फ्लूइड इज क्लियर है, हो सकता है कि वो CSF हो। एंड टेस्ट नेगेटिव फॉर ग्लूकोज, नहीं, अगर CSF होता तो इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है। अब हम सेकंड देखेंगे। फ्लूइड इज ग्रॉसली ब्लडी इन अपीयरेंस एंड हैज अ pH ऑफ 6। नहीं, CSF जो है ब्लडी नहीं होता है, वो तो क्लियर होता है एंड हैज अ pH ऑफ 6। CSF का pH तो अराउंड 7 होता है, 7.3 होता है, तो ये भी रॉन्ग है। थर्ड इज फ्लूइड क्लम्प्स टुगेदर ऑन द ड्रेसिंग एंड हैज अ pH ऑफ 7। ठीक है, pH तो इसका ठीक है बट क्लम्प्स हो गया।
CSF का एक प्रॉपर्टी है, ना कभी क्लॉट करेगा ना कभी क्लम्प करेगा, इट इज नॉट लाइक ब्लड, ठीक है, तो ये भी नहीं है। फोर्थ इज फ्लूइड सेपरेट्स इनटू कॉन्सेंट्रिक रिंग्स एंड टेस्ट पॉजिटिव फॉर ग्लूकोज। ओके, जब हम CSF को किसी गॉज पे या फिल्टर पेपर पे डालते हैं तो वो क्या करता है, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बना लेता है। कॉन्सेंट्रिक रिंग्स क्या होती है, इनर साइड जो है ब्लड इकट्ठा हो जाता है, आउटर साइड CSF इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अंदर वाला पार्ट जो है डार्क होता है, आउटसाइड वाला पार्ट जो थोड़ा लाइट होता है। तो अगर फ्लूइड कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बना रहा है तो इट मीन्स कि यही है CSF, यही है CSF। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज इवेल्युएटिंग द स्टेटस ऑफ अ क्लाइंट हु हैड अ क्रेनियोटमी 3 days ago। 3 दिन पहले क्रेनियोटमी हुई है पेशेंट की। Which assessment finding would indicate that the client is developing meningitis as a complication of surgery? Okay, कौन से साइन से हमें पता चलेगा कि मेनिंजाइटिस की कॉम्प्लिकेशन हो गई है? देखो, मेनिंजाइटिस क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ मेनिंजेस, ब्रेन की लेयर का इन्फेक्शन इज नॉन एज मेनिंजाइटिस। ओके, अब मेनिंजाइटिस जो है बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, और भी रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। बट मेनिंजाइटिस में साइन एंड सिम्टम्स क्या देखे जाएंगे जो मेन है, एक तो फीवर आएगा ही आएगा, बिकॉज इन्फेक्शन है, फीवर तो आएगा। सेकेंड इज नक्कल रिजिडिटी, नक्कल रिजिडिटी मतलब नेक में स्टिफनेस आ जाएगी, ये भी देखने को मिलेगा। थर्ड इज कर्निक साइन देखने को मिलेगा। कर्निक साइन क्या होता है, जब हम पेशेंट का नी या घुटना फ्लेक्स कर देंगे 90 डिग्री पे, ठीक है, फ्लेक्स है। अब जो है नीचे वाले पैर को जब ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे तो उसको हैमस्ट्रिंग मसल्स में पेन होगा। ओके, नी को 90 डिग्री पे जो है फ्लेक्स करेंगे और फिर जो है पैर को उठाने की कोशिश करेंगे, एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे तो हैमस्ट्रिंग मसल्स में पेन होगा, एंड दैट इज कर्निक साइन। फोर्थ साइन ब्रुडजिन्स्की साइन, जो मेनिंजाइटिस में मिलता है। ब्रुडजिन्स्की साइन क्या होता है, जब मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट की हम नेक को ऐसे फ्लेक्स करेंगे तो उसका हिप और नी खुद ही फ्लेक्स हो जाएगा। ओके, ऑटोमेटिकली वो भी फ्लेक्स होंगे जैसे ही हम उसकी गर्दन को फ्लेक्स करने की कोशिश करेंगे। फाइन। अब क्योंकि क्रेनियोटमी हुई है, मतलब कि पूरा स्कल ओपन हुआ है, उसके बाद में ड्यूरा ओपन हुई है, मेनिंजेस ओपन हो गई हैं, तो मेनिंजाइटिस का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है ऐसे पेशेंट में आफ्टर क्रेनियोटमी, ठीक है। तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि मेनिंजाइटिस का कोई साइन तो नहीं दिखा रहा है पेशेंट। तो फर्स्ट इज इन नेगेटिव कर्निक साइन, नो, कर्निक साइन अगर नेगेटिव है तो मेनिंजाइटिस नहीं है। सेकेंड इज एब्सेंस ऑफ नक्कल रिजिडिटी, नक्कल रिजिडिटी भी नहीं है तो मेनिंजाइटिस नहीं है। पॉजिटिव ब्रुडजिन्स्की साइन, यस, ये जो है सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन है। फोर्थ इज ग्लासगो कोमा स्केल, GCS स्कोर ऑफ 15, इसमें तो है ही नहीं। GCS क्या होता है, स्कोर है जिससे हमें पता चलता है कि उनका सेंसरी एंड मोटर रिस्पॉन्स इंटैक्ट है या नहीं है। इसमें क्या होता है, स्कोर दिया जाता है EVM के थ्रू। E मतलब I, V फॉर वर्बल एंड M फॉर मोटर। इसमें मैक्सिमम स्कोर जो है 15 मिलता है पेशेंट को एंड मिनिमम जो है 3 मिलता है। कभी भी इसमें मिनिमम स्कोर 0 नहीं होता है, ये जरूर याद रखना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नर्स इज एडमिटिंग अ क्लाइंट विद GBS का पेशेंट आया है टू द नर्सिंग यूनिट। द क्लाइंट हैज कंप्लेन्स ऑफ इनेबिलिटी टू मूव बोथ लेग्स, ठीक है, एंड रिपोर्ट्स अ टिंगलिंग सेंसेशन अबव द वेस्ट लाइन। पेशेंट जो है दोनों पैर नहीं हिला पा रहा है एंड टिंगलिंग सेंसेशन बता रहा है वेस्ट लाइन के ऊपर। ओके, नोइंग द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिसऑर्डर द नर्स वुड ब्रिंग विच मोस्ट एसेंशियल आइटम्स इनटू द क्लाइंट्स रूम। ये आप ध्यान रखना, यहाँ पे मोस्ट लगाया गया है। ओके, GBS का पेशेंट आया है, आप सबसे ज्यादा खास ख्याल किस बात का रखोगे? उससे पहले हम थोड़ा GBS के बारे में बात कर लेते हैं। GBS क्या होता है?
जीबीएस है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज जो है अटैक करती हैं पेरिफेरल नर्व्स पे। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है जो जिधर से क्वेश्चन बनता है कि इसका ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है। जब भी जीबीएस होता है हमें एक हिस्ट्री मिलेगी कि या तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन था या फिर कोई जीआई इन्फेक्शन था। 1 वीक से 3 वीक्स के अंदर अंदर पेशेंट रिपोर्ट करेगा कि हाँ हिस्ट्री है कि मुझे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ था या फिर जीआई में इन्फेक्शन हुआ था, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। ओके, साइन एंड सिम्टम्स इसका मोस्ट कॉमन क्या है, असेंडिंग पैरालिसिस, मतलब पैरों से स्टार्ट होगा पैरालिसिस और असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर आएगा कार्डियक डिसरिथमियाज होने के खतरा बहुत ज्यादा होता है एंड रेस्पिरेटरी फेलियर का। ओके, अब इसमें जो है हमें मोस्ट एसेंशियल आइटम्स क्या रखने हैं, नेबुलाइजर एंड पल्स ऑक्सीमीटर बिल्कुल चाहिए, नेबुलाइजर भी चाहिए, पल्स ऑक्सीमीटर भी चाहिए, बट क्या ये मोस्ट एसेंशियल है अभी के लिए, देखते हैं, सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे। बीपी कफ एंड फ्लैश लाइट, ओके। थर्ड इज नेजल कैनुला एंड इंसेंटिव स्पायरोमीटर, चाहिए होगा बिल्कुल। फोर्थ इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक मॉनिटर इलेक्ट्रोड्स एंड इंट्यूबेशन ट्रे। ओके, देखो ऑप्शन चारों के चारों ठीक है, गलत कुछ नहीं है, बट इन्होंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया मोस्ट एसेंशियल क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है इंट्यूबेशन। इंट्यूबेशन से ऊपर कुछ नहीं है। अगर पेशेंट का रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया है तो उससे इंपॉर्टेंट क्या, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज करेक्ट, इंट्यूबेशन ट्रे। एंड ईसीजी मॉनिटरिंग क्यों लिखा है, क्योंकि कार्डियक डिसरिथमियाज हो जाते हैं ऐसे वाले पेशेंट को। फाइन, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए क्लाइंट हैज अ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट इन्वॉल्विंग द लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, लिम्बिक सिस्टम में दिक्कत है। उसके बाद में असेसमेंट पे हमें क्या मिलेगा, उससे पहले हमें पता होना चाहिए लिम्बिक सिस्टम क्या होता है। लिम्बिक सिस्टम मोस्टली हमारा बिहेवियर देखता है कि हम किस तरह से बिहेव करते हैं, वो लिम्बिक सिस्टम देखता है। हमारा मूड, इमोशंस, ये सब लिम्बिक सिस्टम देखता है। तो मोस्टली जो है ये फीलिंग्स, इमोशंस को ज्यादा देखता है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज पेशेंट इज डिसओरिएंटेड टू पर्सन, प्लेस एंड टाइम। नो, क्यों, क्योंकि ये तो फ्रंटल लोब का काम है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का काम है ओरिएंटेशन, ठीक है। सेकेंड इज अफेक्ट इज फ्लैट, मूड जो है फ्लैट है, आप जोक मार रहे हो, हंस नहीं रहा है पेशेंट, आप कोई सैड न्यूज दे रहे हो, दुखी नहीं हो रहा है, फ्लैट मूड है। एंड इमोशनल लेबिलिटी है, तो दिस ऑप्शन इज राइट, क्योंकि यहाँ पे मूड में प्रॉब्लम है। थर्ड इज, पढ़ लेते हैं तीसरा भी क्या है वैसे, कैनॉट रिकॉल व्हाट वाज टेकन इनटू व्हाट वाज ईटन फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, याद नहीं कर पा रहा है। जो रीसेंट मेमोरी है वो आती है हिप्पोकैम्पस में, हिप्पोकैम्पस देखता है मेमोरी को, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता। एंड फोर्थ इज डेमोन्स्ट्रेट इनएबिलिटी टू ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये जो है इंटेलिजेंसी का वर्क है, तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स देखेगा। डज नॉट नो हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, ठीक है। तो ये जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का काम है, इससे लिम्बिक सिस्टम का कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद द डायग्नोसिस ऑफ जीबीएस। ओके, अभी हमने पढ़ा है जीबीएस के बारे में, ये आंसर आपको करना है, ठीक है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Which past medical history finding makes the client most at risk for this disease? ठीक है, कौन सा डिजीज उसको हिस्ट्री में हुआ होगा जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ इस पेशेंट को जीबीएस है। कौन सी ऐसी डिजीज है जो पेशेंट को रिस्क पे डालती है जीबीएस की। फर्स्ट इज मेनिंजाइटिस एंड एंसेफेलाइटिस ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। ठीक है, इन्फेक्शन है बट बहुत पुराना इन्फेक्शन है, तो ये तो नहीं हो सकता। पास्ट इन्फेक्शन है, ये काफी पुराना है, और हमने क्या पढ़ा था, बहुत करंट का इन्फेक्शन होता है, 1 से 3 वीक्स की हिस्ट्री आएगी। ओके, सेकेंड इज सीजर्स और ट्रॉमा है ब्रेन में विद इन द लास्ट ईयर, 1 साल के अंदर अंदर सीजर्स हुए हैं या ट्रॉमा हुआ है। सीजर्स और ट्रॉमा जो है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, इसमें इन्फेक्शन का कोई रोल नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं होता सीजर्स में, ट्रॉमा में तो ये भी नहीं है।
थर्ड इज बैक इंजरी और ट्रॉमा हुआ है दोबारा से, नहीं ये भी नहीं है क्योंकि इन्फेक्शन का कोई हिस्ट्री नहीं है। फोर्थ इज रेस्पिरेटरी और जीआई इन्फेक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस मंथ। देखो बोला था कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मिलेगा या जीआई इन्फेक्शन मिलेगा। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The nurse is assessing the motor and sensory function of an unconscious client who sustained a head injury. Head injury का patient आया है, okay? The nurse would use which technique to test the client's peripheral response to pain? Okay. तो हमारे पास हेड इंजरी का पेशेंट है, इसमें हमें देखना है अगर हम पेशेंट को पेन दे रहे हैं तो उसका क्या स्टिमुलस है पेरिफेरल एरिया में। ओके, पेरिफेरल रिस्पॉन्स मतलब कि या तो तुम हैंड्स में करोगे या तुम लेग्स में करोगे, ठीक है, इधर से हमें पेरिफेरल रिस्पॉन्स पता चलता है। अगर हम ऑर्बिटल रिम को करेंगे या फिर स्टर्नल रब करेंगे, इधर से हमें पता चलता है सेंट्रल रिस्पॉन्स। ओके, तो सुनाओ, फर्स्ट इज स्टर्नल रब, नो, इधर से हमें सेंट्रल रिस्पॉन्स पता चलता है। सेकेंड इज प्रेशर ऑन नील बेड्स, नील बेड के ऊपर प्रेशर दोगे, बिल्कुल सही बात है। प्रेशर ऑन द ऑर्बिटल रिम, नो, रॉन्ग। स्क्वीजिंग ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल, रॉन्ग। ये भी सेंट्रल का रिस्पॉन्स बताता है, तो ऑप्शन 2 इज राइट हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स हैज गिवन सजेशंस टू अ क्लाइंट विद ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हुआ है पेशेंट को, उसके बाद में नर्स जो है पेशेंट को स्ट्रेटेजीज बता रही है कि पेन को कैसे रोकना है। द नर्स डिटरमाइंस दैट द क्लाइंट नीड्स फर्दर टीचिंग इफ द क्लाइंट मेक्स विच स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट अगर क्लाइंट बोलेगा तब नर्स को लगेगा कि भाई इसको तो और इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, इसको पूरी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता क्या है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता है फिफ्थ क्रेनियल नर्व का कंप्रेशन। फिफ्थ क्रेनियल नर्व अगर कंप्रेस हो जाएगी तो उससे क्या होता है, पिन पॉइंट पेन होता है यूनिलेटरल साइड ऑफ फेस, फेस के एक साइड जो है पेन होता है और बहुत छोटी सी चीज़ों से ट्रिगर हो जाता है। जैसे कि अगर आपने कुछ बहुत ठंडा खा लिया या गर्म खा लिया, इवन कई बार फिंगर से भी पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स को बहुत जेंटली हैंडल करना होता है। नाउ कौन सा पेशेंट का स्टेटमेंट जो है इधर रॉन्ग है, तो फर्स्ट इज आई विल वॉश माई फेस विद कॉटन पैड्स। सही बात है कि कॉटन पैड से जो है फेस को वॉश करेंगे क्योंकि फिंगर से भी पेन इंक्रीज हो जाता है बहुत बार। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट ठीक बोल रहा है। सेकेंड इज आई विल हैव टू स्टार्ट च्यूइंग ऑन माई अनअफेक्टेड साइड। अच्छी बात है, अगर वो अफेक्टेड साइड से खाएगा तो उसका पेन एक्सैजरेट होगा, इसीलिए अनअफेक्टेड साइड से जो है पेशेंट को हम खाने को बोलेंगे। ये पॉइंट भी ठीक है। थर्ड इज आई शुड रिंस माई माउथ इफ टूथ ब्रशिंग इज पेनफुल। अगर मुझे टूथ ब्रश से बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो मैं माउथ को रिंस कर लूंगा बस। ये भी अच्छी बात है, गलत नहीं बोला है पेशेंट ने। फोर्थ इज आई विल ट्राई टू ईट माई फूड ईदर वेरी वार्म और वेरी कोल्ड। या तो मैं खाना बहुत गर्म खाऊंगा या ठंडा खाऊंगा, यहाँ प्रॉब्लम है। अगर आप खाना बहुत गर्म या बहुत ठंडा खाओगे तो इसकी वजह से पेन एक्सैजरेट हो जाता है, ठीक है। तो दिस ऑप्शन इज समथिंग वी वर लुकिंग फॉर। इसमें जो है हमें पेशेंट को समझाना पड़ेगा कि नहीं भाई तुम्हें गर्म या ठंडा खाना नहीं खाना है, इससे पेन बढ़ जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज इंस्ट्रक्टिंग ए क्लाइंट विद पार्किंसन डिजीज अबाउट प्रिवेंटिंग फॉल्स। पार्किंसन का पेशेंट है, नर्स उसे समझा रही है कि फॉल्स को कैसे रोकना है कि वो गिरे ना, ठीक है। जो पार्किंसन के पेशेंट होते हैं उनमें फॉल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो उन पेशेंट में ये अटमोस्ट प्रायोरिटी रहती है कि उनका फॉल प्रिवेंशन के लिए हम कुछ करें। विच क्लाइंट स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द नीड फॉर फर्दर टीचिंग। कौन सी क्लाइंट की स्टेटमेंट से हमें लगेगा कि भाई इसको तो थोड़ा और समझाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन इज, उससे पहले हम ये देख लेंगे पार्किंसन क्या होता है। पार्किंसन मेनली क्या है, डोपामीन कम हो जाता है, ठीक है, एंड थोड़ा सा एसिटाइल कोलिन बढ़ जाता है, ओके।
इसमें साइन एंड सिम्टम्स मोस्टली क्या देखे जाते हैं, ट्रैप से आप याद रखेंगे, ये एक निमोनिक है, T फॉर ट्रिमर्स, R फॉर रिजिडिटी, थर्ड इज एकैथीशिया, एंड फोर्थ इज पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। जो भी पार्किंसन का पेशेंट होता है बहुत रिजिड होता है वो, और छोटे छोटे स्टेप्स रखता है, ठीक है, जिसको ब्रेडिकाइनेसिया भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद में ट्रेमर्स होते रहते हैं, रोलिंग मूवमेंट्स मिलेंगे, हाथ को इस तरह से करता है जैसे कि वो पिन को घुमा रहा हो। ओके, एंड पोस्चरल इंस्टेबिलिटी मिलती है, बिना कुछ पकड़े वो खड़ा भी नहीं हो पाता है आसानी से। ओके, तो ये एक निमोनिक है यहाँ पे, ट्रैप। अब हम देखेंगे कि पेशेंट की कौन सी स्टेटमेंट गलत है। आई कैन सिट डाउन टू पुट ऑन माई पैंट्स एंड शूज। जब मुझे अपने पैंट्स और शूज पहनना होगा मैं बैठ जाऊंगा। दैट्स राइट, गुड, क्योंकि खड़े होके तो वो पोस्चरल इंस्टेबिलिटी है, वो नहीं कर पाएगा, तो बैठ के वो ये काम कर सकता है। सेकेंड इज आई ट्राई टू एक्सरसाइज एवरी डे एंड रेस्ट व्हेन आई एम टायर्ड। पेशेंट कोशिश करेगा कि रोज एक्सरसाइज करे। एक्सरसाइज करने से ये प्रॉब्लम जो है थोड़ा सा डिले हो जाती है, एंड जब भी आपको लगे कि अब मैं थक गया हूं तो उससे पहले ही बैठ जाओ, ताकि पेशेंट का फॉल ना हो सके, गिर ना सके। थर्ड इज माई सन रिमूव्ड ऑल लूज रग्स फ्रॉम माई बेडरूम। अगर कोई ऐसे कपड़े वगैरह कुछ भी पड़ा है रूम में तो मेरा बेटा जो है बेडरूम से हटा देता है। हमेशा ध्यान रखना है ऐसे पेशेंट्स के रास्ते में कुछ भी ऐसे पड़े नहीं होना चाहिए, ताकि वो ट्रिप होके गिर जाए, ऐसा कभी नहीं करना है। फोर्थ इज आई डोंट नीड टू यूज माई वॉकर टू गेट टू द बाथरूम। मुझे जब बाथरूम जाना होगा तो मुझे वॉकर यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। रॉन्ग, यहाँ प्रॉब्लम है। ये आंसर है कि जब तुम्हें बाथरूम जाना है कोशिश करो तुम वॉकर लेके जाओ, तुम्हें नहीं पता तुम कब गिर जाओगे। ओके, ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो यहाँ पे फोर्थ वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स हैज इंस्ट्रक्टेड द फैमिली ऑफ अ क्लाइंट विद अ स्ट्रोक, ब्रेन अटैक है, स्ट्रोक आया है, who has homonymous hemianopsia about measures to help the client overcome the deficit, which statement suggests that the family understands the measures to use when caring for the client। ठीक है, स्ट्रोक का पेशेंट है, उसमें होमोनीमियस हेमिअनोप्सिया हो गया है, मतलब कि हाफ जो है विजुअल फील्ड वो चली गई है, विजुअल फील्ड का लॉस हो गया है हाफ। ठीक है, एंड होमोनीमस क्या होता है, दोनों सेम साइड का, दोनों ही लेफ्ट साइड का या दोनों ही राइट साइड का। कौन सी बात सुन के आप जो है आपको लगेगा कि पेशेंट की फैमिली जो है समझ गई है किस तरह से केयर करनी है। फर्स्ट इज वी नीड टू डिस्करेज वियरिंग आई ग्लासेस। हम पेशेंट को आई ग्लास नहीं पहनने देंगे, नो, दिस इज रॉन्ग। सेकेंड इज वी नीड टू प्लेस ऑब्जेक्ट्स इन द इम्पेयर्ड फील्ड ऑफ विजन, नो, अ बिग नो। कभी भी पेशेंट के इम्पेयर फील्ड में कोई चीज नहीं रखनी है। जिस साइड पेशेंट को नहीं दिखता उस साइड कभी नहीं रखनी है, हमेशा गुड फील्ड में, हमेशा राइट फील्ड में रखनी है जहां पे पेशेंट को दिखता है, तो सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड इज वी नीड टू अप्रोच फ्रॉम द इम्पेयर्ड फील्ड ऑफ विजन। हम जो है पेशेंट को अप्रोच करेंगे इम्पेयर्ड फील्ड से, नो, रॉन्ग, क्योंकि इससे पेशेंट जो है डर जाता है। एकदम से आप आओगे तो पेशेंट डर सकता है, इसीलिए इम्पेयर्ड फील्ड से नहीं करना। फोर्थ इज we need to encourage head turning to scan the lost visual field. Okay, this is right. क्या होता है, ऐसे पेशेंट्स को हम encourage करते हैं कि आपको अगर पूरा सारा देखना है तो आप हमेशा head turn करें, इस तरीके से सारा देखें। Now next question is the nurse is caring for a client with increased ICP. ICP increased है as a result of head injury. ठीक है, head injury था, ICP increase हो गया, normal चीज है। Next is the nurse would note that which trend is in vital signs if the ICP is rising। ठीक है, अगर ICP रेज कर रहा है तो कौन सा ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा वाइटल साइंस में। सी, जब भी ICP इंक्रीज करता है हमेशा कुशिंग ट्रायड देखने को मिलता है। अब ये क्या होता है, कुशिंग ट्रायड में BP इंक्रीज करता है, इंक्रीज सिस्टोलिक प्रेशर। तो इसमें हम ऑप्शन 2 देखेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, पल्स डिक्रीज हो रहा है,
रेस्पिरेशन डिक्रीज हो रहा है एंड बीपी इंक्रीज हो रहा है। ऑप्शन 2 इज राइट हियर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आया हो एंड आई विल ट्राई कि मैं टेलीग्राम पे जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक मॉक टेस्ट बना के डाल दूं न्यूरोलॉजी से रिलेटेड, ताकि आप जो है सेल्फ चेक कर सकें खुद को कि आपको कितना समझ आया है। ओके, थैंक यू सो मच।